मुझे उस बाघ की तलाश बहुत ही बेसब्री से थी। हर रोज मैं उसका पीछा करता था, पर नाकामी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन एक दिन मुझे खबर आई कि बाघ ने एक औरत को उठा लिया है। इसका मतलब था सेगुर का वह आदमखोर बाघ लौट चुका था और उसने वह कत्ले आम मचाई जिसकी कल्पना गांव वाले तो क्या, मैं भी नहीं कर पाया था। सच कहूं तो यह दक्षिण भारत का सबसे खतरनाक आदमखोर था। उस दोपहर महवन हल्ला से एक रिपोर्ट आई कि बाघ ने उसी पुल के पास एक महिला को उठा लिया है, जिससे तिप्पाकाडु की मुख्य सड़क सेगुर नदी से मिलने से पहले महवन हल्ला स्ट्रीम को पार करती है। मोटर कार से उस स्थान पर जाने पर मुझे वह स्थान दिखा जहां पिछले शाम बाघ, जो नदी के किनारे छिपा हुआ था, ने उस महिला पर हमला किया था, जो महवन हल्ला में चरवाहों के साथ मिलकर मवेशियों और भैंसों को पानी पिला रही थी। जाहिरी तौर पर किसी ने भी वास्तव में इस घटना को नहीं देखा था। महिला बाकी लोगों से थोड़ा अलग होकर पुल के पास थी। बाघ के हमला करने के दौरान वह जोर से चिल्लाई भी थी, लेकिन फिर सन्नाटा छा गया था। शेष चरवाहे, जिनकी संख्या 5 थी, महवन हल्ला की ओर तेजी से बढ़े। दुर्भाग्यपूर्ण महिला के पति सहित 6 अन्य लोगों को जमा किया और उसकी तलाश करने के लिए घटना स्थल पर लौट आए। उन्हें वह टोकरी मिली जिसे वह ले जा रही थी और पास ही नरम जमीन पर बाघ के पग मार्क्स भी मिले थे। उसके बाद सभी महवन हल्ला लौट आए। अगले दिन सुबह 6 बजे 4 लोग 10 मील की दूरी तय करते हुए और मुझे घटना की सूचना देने के लिए अन्नाई कुट्टी के लिए निकल पड़े। यह खबर फैल चुका था कि मैं बाघ को गोली मारने के लिए यहीं इसी क्षेत्र में था। हम उस स्थान पर गए जहां महिला पर हमला किया गया था और मेरे करुम्बा ट्रैकर की मदद से हम जल्द ही बाघ और उसके शिकार का पता लगाने में सक्षम हो गए। फॉलो करने से पहले मैंने महवन हल्ला से शोक में डूबे औरत के पति और बाकी लोगों के दल को वापस भेज दिया, जिन्होंने मुझसे ईमानदारी से वादा लिया कि मैं दाह संस्कार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके प्रिय जीवन साथी की कम से कम कुछ हड्डियां वापस लेकर आऊंगा। लगभग बिना लड़खड़ाए मेरे करुम्बा गाइड ने बाघ द्वारा छोड़े गए बिल्कुल अदृश्य रास्ते को फॉलो करना शुरू कर दिया। आदमखोर स्पष्ट रूप से एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था, जो नीलगिरी रेंज का एक बाहरी क्षेत्र था और लगभग 2 मील की दूरी पर पश्चिम में सड़क के पैरेलल था। वर्षों पहले मैं एक अच्छे बाइसन के शिकार की तलाश में इसी पहाड़ी पर चढ़ गया था और जानता था कि इसकी ढलान लंबी स्पेयर ग्रास से ढकी हुई थी, जो धीरे धीरे ऊंचे और अधिक चट्टानी स्तर तक पहुंचने के साथ पतली हो गई थी। उस क्षेत्र में मुझे लगा कि हमें बाघ या उसके शिकार को ढूंढने की बहुत कम संभावना है। फिर भी मेरा छोटा मोटा गाइड बिना किसी गलती के आगे बढ़ता रहा और पहाड़ी की तलहटी से 1 मील की दूरी पर झाड़ियों में फंसी महिला की साड़ी की तरफ इशारा किया। फिर हम और आगे बढ़े। कुछ ही समय बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि बाघ ने अपना मन बदल लिया है और वह दाहिनी ओर मुड़ गया है, जो अब काफी करीब था और महावन हल्ला धारा के तल की ओर था। फिर भी पीछा करते हुए हम अंततः उस जलधारा तक पहुंच गए, जो यहाँ एक गहरी घाटी से होकर बढ़ती थी। इस ढलान पर बिखरे हुए बांस के झुरमुटों की संख्या बढ़ती जा रही थी और गिद्धों की तीव्र चीख और उनके पंखों की भारी फड़फड़ाहट ने जल्द ही हमारे खोज के समापन की घोषणा कर दी। मेरे वादे को पूरा करने में करुम्बा ने बहुत अनिच्छा से बंडल को उठाया और उसके पति को दे दिया। सच तो यह था कि उस स्थान पर बैठना समय की बर्बादी लग रहा था, क्योंकि बाघ ऐसे बिखरे हुए अवशेषों के पास वापस कभी नहीं लौटेगा। उस रात मैंने कार में बैठे बैठे सड़क के चक्कर लगाए और अपना शिकार जारी रखा, लेकिन सफलता नहीं मिली और अगले दिन एक युवा भैंस खरीदी, जिसे मैंने महवन हल्ला में धारा के मोड़ के करीब बांध दिया था, जहां महिला पर हमला किया गया था। बाघ के उसी स्थान पर आने की संभावना बहुत कम थी। ऐसे में मैंने निर्णय लिया कि मैं जीवित भैंस के ऊपर नहीं बैठूंगा, बल्कि उसके शिकार होने का इंतजार करूंगा। फिर उसके बाद
मैं बैठूंगा बाघ के इंतजार में। हालांकि जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि अगले दिन दोपहर से पहले मेरा एक आदमी अन्नाई कुट्टी के पास यह रिपोर्ट लेकर आया कि भैंस को मार दिया गया है और बाघ ने उसे लगभग खा लिया है। दोपहर 3 बजे तक मेरा मचान सेट किया जा चुका था और मैं लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर मरे हुए चारे पर नजर रखने के लिए बैठ चुका था। नीलगिरी की निचली ढलानों पर रहने वाले नेवले की एक बड़ी प्रजाति रेड मार्टिन शिकार स्थल पर आने वाला पहला विजिटर था। वह शाम करीब 5:30 बजे आया। पहले तो सावधानी से कुतरने लगा और फिर कच्चे मांस के टुकड़े खाने लगा। 6 बजे तक उसने खुद को चरम सीमा तक भर लिया था और खुशी के साथ रात गुजारने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही शाम ढली, 3 सियारों की परछाई चारे की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। अत्यंत दुस्साहस के साथ वे मृत जानवर के पास पहुंचे। उसे सूंघते हुए चारों ओर शक की निगाहों से देखा और भयभीत होकर भागने लगे। लेकिन वे बार बार वापस लौटने की कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि पेट की आग उन्हें उकसा रही थी। लगभग चौथी बार में आखिरकार वे खाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अभी मांस का स्वाद चखा ही था कि हड़बड़ी और धक्का मुक्की शुरू हो गई और वे चले गए। मैंने सोचा यह निश्चित रूप से बाघ के आने का इशारा था। तभी लड़खड़ाते कदमों के साथ वहां एक परछाई आ धमकी। मैंने सोचा आखिर कोई भी बाघ अपने ही शिकार के लिए इतनी शर्मनाक तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, पर यह परछाई बढ़ा, क्योंकि यह लकड़बग्घा था जो अपने छोटे कजन सियार के हरकतों को दोहरा रहा था। कई बार उसने मांस को सूंघा, बीच बीच में उसने दाई और बाईं ओर घूर कर देखा। इस दौरान कई बार वह लड़खड़ाकर दूर चला गया, चारों ओर घूमने और यह देखने के लिए कि आसपास कोई है तो नहीं। फिर वह जल्द ही खाने के लिए लौटा, एक टुकड़ा खाया और फिर सावधानी से पहले की तरह यह सुनिश्चित करने के लिए गया कि कहीं शिकार का असली मालिक उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए आसपास तो नहीं है। और यह सिलसिला लगभग आधे घंटे तक जारी रहा। इससे पहले कि लकड़बग्घा पूरी तरह अपना पेट भर पाता, उसे खाते हुए 10 मिनट ही हुए थे कि तभी पास में एक बाघ के गुर्राने की आवाज आई, जो रात की शांत हवा में 4 बार दोहराया गया और लकड़बग्घा जादू की तरह हवा में गायब हो गया और वापस नहीं लौटा। मैं तैयार बैठा था और जंगल के राजा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन घंटों बीत गए और वह नहीं आया। कारण जो भी रहा हो, उस रात बाघ ने शिकार को अधिक महत्व नहीं दिया और सुबह मैंने खुद को भीषण ठंड से कांपते हुए पाया, जो अब गर्मी के मौसम के बावजूद शुरू हो गई थी। मैं अपने मचान से उतरने के लिए दिन के उजाले तक इंतजार करता रहा, तंग और कठोर, बड़े पैमाने पर दुनिया से और विशेष रूप से बाघ से पूरी तरह निराश। उस रात वह शिकार के इतना करीब आया, लेकिन शिकार के पास नहीं आया। ये हमेशा मेरे लिए एक रहस्य बना रहा। मैंने अगले दिन आराम किया और तिप्पाकाडु के सड़क पर वापस कार से पेट्रोलिंग की अपने सामान्य प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन बाघ का कोई संकेत मुझे नहीं दिखाई दिया। इस बार एक छोटा तेंदुआ अन्नाई कुट्टी जाने वाले सड़क के ठीक मोड़ पर सड़क के किनारे बनी पुलिया से कूद गया और खाई में जाकर बैठ गया। जैसे ही कार वहां से गुजरी, उसकी चमकदार आंखें मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने उस छोटे से जानवर को उन खूबसूरत जंगलों में खुशी के साथ अपने दिन बिताने के लिए अकेला छोड़ दिया, जो असल में उसका घर था। अगला हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। ऐसे में मैं आदमखोर का पीछा छोड़कर बेंगलुरु लौटने के बारे में सोचने लगा, लेकिन मैंने प्रस्थान करने से पहले 3 दिन और इंतजार करने का फैसला किया। इन 3 दिनों में से एक दिन बिना किसी घटना के गुजरा, जब दूसरे दिन दोपहर के समय सेगुर के एक अमीर मवेशी मालिक का बेटा, जो असल में एक बड़गा का लड़का था, अपने पिता के लिए दोपहर का भोजन ले जाते समय बाघ द्वारा उठा लिया गया। मवेशी और अन्य केशव चरवाहे उस समय उसके साथ ही थे। मैं रास्ते को फॉलो करने के लिए जल्द ही अपने करुम्बास के साथ घटना स्थल पर जा पहुंचा। बाघ लड़के को सेगुर नदी के पार और उत्तर की ओर जंगल में ले गया था। हमने बिना देर किए फिर से पीछा किया और इस बार नाले में छिपा हुआ और आधा खाया हुआ उसका शव मिला। दुर्भाग्य से पिता घटना स्थल पर पहुंचे और शव को हटाना चाहते थे और उन्हें इसे रहने देने और मुझे नजर रखने का मौका देने के लिए मनाने की बहस में 1 घंटा बर्बाद हो गया।
शव के आसपास कोई उपयुक्त पेड़ या चट्टान नहीं था जिसमें खुद को छिपाया जा सके, और आखिरकार शव को बांस के झुरमुट की ओर लगभग 50 फीट की दूरी पर ले जाने का निर्णय लिया गया, जिसके ऊपर एक स्थिर मचान बनाया गया था। इस तक पहुंचने के लिए मुझे कटे हुए बांस के तने की पायदान पर चढ़ना पड़ा, लेकिन मुझे वह मचान मिला जो मेरे जीवन में अब तक के सबसे खराब मचान में से एक था। यह हवा के हर झोंके के साथ चिंताजनक ढंग से हिलता था, और मेरी थोड़ी सी हलचल के कारण बांस मेरे नीचे बड़े अजीब ढंग से चरमराने लगता था। इसके अलावा मुझे लाश का अच्छा व्यू भी नहीं मिल रहा था, जो 30 गज की दूरी से अधिक था। मेरे चारों ओर उगे बांस के तने नजदीक से देखने में पूरी तरह से बाधा डाल रहे थे। मैंने निगरानी शुरू की, जिसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और कोई भी जीवित प्राणी सिवाय मोर के मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, जो उस स्थान से ऊपर नाले के किनारे था जहां लाश पड़ी हुई थी। वहां से वह धीरे धीरे नीचे की ओर चल पड़ा, जब तक कि अचानक उसकी नजर नाले में पड़े लाश पर ना पड़ी जहां हमने उसे छोड़ा था। ऐसे में वह मेरे सिर के ऊपर से उड़कर दूर चला गया। उसकी बहती हुई पूंछ ढल रहे सूरज की रोशनी में चमक रही थी। करीब रात 9 बजे मुझे बाघ की उपस्थिति के बारे में उस स्थान के पास से निकली धीमी आवाज से पता चला जहां उसने लाश को छोड़ा था। मैंने लाश को वहां से हटाने के लिए खुद को कोसा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह करना ही था, क्योंकि उस स्थान पर मेरे लिए कोई मचान बनाने की सही जगह नहीं थी। अपने शिकार के साथ हुई छेड़खानी से प्रभावित होकर बाघ कई बार गुर्राया। आखिरकार हमने इसे केवल 50 फीट ऊपर खिसका दिया था, और जहां वह खड़ा था वहां से बाघ निसंदेह उसके नए लोकेशन में देखेगा और उसकी ओर आएगा, और इसी की मुझे उम्मीद भी थी। लेकिन लाश को आगे बढ़ाना खतरनाक था, क्योंकि ऐसा करने से बाघ के भीतर एक गहरा संदेह पैदा हो गया कि जिस आदमी को उसने मरा हुआ छोड़ दिया था और आधा खा लिया था, वह दूर कैसे चला गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आदमखोर ऐसे हालात में कितना सतर्क हो जाता है और डरा हुआ भी हो जाता है। चाहे बाघ हो या फिर तेंदुआ, निश्चित रूप से यह आदमखोर जानवर केवल एक अकेले व्यक्ति पर हमला करेगा, और वह भी लंबे समय तक घात लगाकर बैठने के बाद और खुद को सेटिस्फाई करने के बाद कि कोई अन्य व्यक्ति आसपास नहीं है। मेरा मानना है कि शायद ही कोई ऐसा मामला रिकॉर्ड किया गया होगा जहां एक आदमखोर ने लोगों के समूह पर हमला किया होगा, जबकि कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां समय पर हस्तक्षेप के कारण एक आदमखोर को अपना शिकार छोड़कर भागना पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन जानवरों के पास सिक्स सेंस होती है, और वे एक निहत्थे इंसान और हथियार के साथ चलने वाले इंसान के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जब वे घिरे होते हैं तभी वे हथियारबंद इंसान पर हमला करने का जोखिम उठाते हैं, जबकि वे अपने मर्जी से निहत्थे आदमी का पीछा करते हैं और उस पर हमला करते हैं। और यह आदमखोर बाघ जिसका पीछा मैं कर रहा था निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस का मालिक था, क्योंकि उसने अनुमान लगा लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अपने शिकार के पास सीधे आने के बजाय, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, उसने फिर से पूरे क्षेत्र का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, बीच बीच में गुर्राते हुए, मानो शिकार को हटाए जाने से वह काफी गुस्से में हो। वह लगभग 1 घंटे तक इधर उधर घूमता रहा, जब तक उसने अंत में निर्णय नहीं ले लिया कि किया गया शिकार एक जाल है। और आखिरी बार मैंने जो सुना वह उसकी कराहती हुई आवाज थी जो दक्षिण की ओर जा रही थी। आज जो हुआ और जो मैंने देखा उसके कारण अपने दृढ़ संकल्प को 2 गुना कर दिया, और अगर जरूरत पड़े तो 1 और सप्ताह के लिए अपने बेंगलुरु जाने के प्लान को पोस्टपोन कर दिया, ताकि मैं उस आदमखोर का काम तमाम कर सकूं। करुम्बा के साथ गपशप ने मुझे सुझाव दिया कि बाघ रात में मेन रोड के बजाय अन्नाईकुट्टी, सेगुर और महमन हल्ला से जंगल में फैली कच्ची सड़क पर मिल सकता है, जहां पर कार चलाना संभव नहीं था। इसीलिए मैंने अगले सप्ताह के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर ली और तीनों स्थानों के आसपास के हर संभव रास्ते पर घूमते हुए हर रात उसमें बिताने का निश्चय किया। इस गाड़ी का चालक केशवा एक असामान्य रूप से साहसी व्यक्ति था, और मेरे 2 करुम्बा स्काउट को सबसे संभावित ट्रैक का सुझाव देने के लिए मेरे साथ जाना पड़ा।
अगली 3 रातें हमने इसी तरह बिताई। केवल सांबर और स्पॉटेड हिरन का सामना हुआ और तीसरी रात एक हाथी का सामना करना पड़ा, जिसने हमें थोड़ा परेशान जरूर किया था। यह वो जगह थी जहां सड़क गांव से 2 मील दूर अन्नाईकुट्टी नदी को पार करता था और यहीं पर हमारी हाथी से पहली मुलाकात हुई थी। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा था, चट्टान की तरह गतिहीन और हमारे द्वारा बिल्कुल अनजान। गाड़ी में हम कार की बैटरी ले गए थे, जिसे मैंने केवल आपातकालीन अवस्था में उपयोग करने के लिए स्पॉटलाइट के साथ जोड़ दिया था, ताकि जब जानवर की नज़र देखनी हो तो इसका इस्तेमाल हम कर सके। जैसा कि मैं कह रहा था, हम नदी पार कर रहे थे और गाड़ी धारा के लगभग बीच में थी। बैल नरम रेत के माध्यम से विशाल पहियों को खींचने के लिए बहादुरी से संघर्ष कर रहे थे। तभी हाथी ने मशालों से चिंतित और परेशान होकर जोर से चीखा और वह चीख इतनी तेज थी मानो कयामत आ गया हो। स्पॉटलाइट चालू करके मैंने उसे लगभग 30 गज की दूरी पर ही रोक दिया, जब उसने अपने पैरों को पानी में पटकना शुरू कर दिया और अपने बड़े वजन और सूंड को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाना शुरू कर दिया। इस समय तक वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि चार्ज करना है या दूर जाना है। फिर हम एक साथ चिल्लाए और सारी रोशनी उस पर केंद्रित कर दी, जिससे वह गुस्से की धीमी चीख के साथ जंगल में चला गया। वास्तव में वह एक बहुत ही क्रोधित हाथी था। हमने अगली 3 रातों तक बैलगाड़ी के जरिए खोज जारी रखी, लेकिन सफलता नहीं मिली। 7वें दिन की सुबह बाघ ने अन्नाईकुट्टी में तैनात वन रक्षक के 18 साल के लड़के को मार डाला। सुबह 9 बजे तेज धूप में वह गांव में अपनी झोपड़ी छोड़कर नदी की ओर जाने वाले रास्ते से थोड़ी दूर उस बंगले की ओर जहां मैं सो रहा था। दरअसल वह अपने कुत्ते को बुलाने गया था, जिसे खाने के लालच में 1 मील से भी कम दूरी पर स्थित गांव और बंगले के बीच भटकने की आदत थी, जो मैं उसे हर भोजन के बाद रोजाना देता था। वह लड़का फिर कभी जीवित नहीं देखा गया। उनके पिता वन रक्षक ने सोचा कि वह बंगले पर मेरे साथ थे। उन्होंने उसकी गैर मौजूदगी को हल्के में लिया। जब दोपहर हो गए और दोपहर के भोजन का समय हो गया और बच्चा घर नहीं लौटा, तब गार्ड ने बंगले में आकर उसे ले जाने का फैसला किया। सड़क के किनारे नदी से 1 फरलांग के भीतर उसे अपने बेटे की टोपी मिली। इससे वह काफी घबरा गया और उसने लड़के को जोर से बुलाया। कोई उत्तर ना मिलने पर वह शेष दूरी तक बंगले की ओर भागा और मुझे आकर जगा दिया, यह बताने के लिए कि उसे क्या मिला है। यह महसूस करते हुए कि लड़के के साथ कुछ हुआ है, मैंने राइफल उठाई और चिंतित पिता के साथ उस स्थान पर गया जहां टोपी अभी भी पड़ी हुई थी। चारों ओर देखने पर हमें 10 गज दूर एक झाड़ी के नीचे उसका जूता मिला और हमें एहसास हुआ कि वही हुआ था जिसका डर मुझे था। घटना स्थल पर रहकर मैंने रोते हुए गार्ड से कहा कि वह जल्दी से गांव वापस जाए और करुम्बा ट्रैकर्स को बुलाए। 20 मिनट में ये लोग मेरे साथ जुड़ गए और हम चल पड़े बाघ को ट्रैक करने के लिए। ऐसा लग रहा था कि लड़का संघर्ष कर रहा था और शायद जोर जोर से रो रहा था। हालांकि वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जहां हमें चप्पल मिली थी उसके कुछ ही गज की दूरी पर बाघ ने जाहिर तौर पर उसे नीचे रखा था और बुरी तरह से जबड़े में जकड़ लिया था, जो अचानक शुरू हुए खून की धार से अस्पष्ट हो गया था, जिसने सूखी घास को खून से पूरी तरह रंग दिया था। इसके बाद बाघ अपने शिकार के साथ आगे बढ़ गया और जमीन पर खून का निशान छोड़ गया, जो धीरे धीरे खत्म हो गया क्योंकि खून जमने लगा था। यहाँ नदी उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गई और हमने पाया कि बाघ उसकी दिशा में बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए हम जल्द ही नदी के किनारे फैले घने जंगल में पहुंच गए, जहां खून का निशान एक बार फिर कभी कभार लाल धब्बों के रूप में स्पष्ट हो गया, जो झाड़ियों की पत्तियों को चिन्हित कर रहा था, जैसे कि बाघ ने अपने शिकार को अपने मुंह में पकड़ रखा था। नदी तट की नरम मिट्टी में हमने आदमखोर के ताजा पगमार्क्स देखे, जो नदी पार विपरीत तट की तरफ इशारा कर रहे थे। जिधर आगे बढ़ने पर हमें लड़के के अवशेष मिले, वह लगभग आधा खाया हुआ था और सचमुच बहुत भयानक नजारा था, जिसे देख किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। हम जिस रास्ते पर चल रहे थे उस पर अचानक गिरे ढेर सारे खून का कारण अब स्पष्ट हो गया। जैसा कि हमने पहले यह अनुमान लगाया था, बाघ द्वारा उठाए जाने पर लड़का स्पष्ट रूप से जीवित था और मुक्त होने के प्रयास में चिल्लाया और संघर्ष किया होगा। गुस्से में आकर बाघ ने उसे जमीन पर रख दिया होगा और अपने अगले पंजे से लड़के की खोपड़ी पर जोरदार हमला किया होगा, क्योंकि माथा अंदर की ओर कुचला हुआ था, बिल्कुल अंडे के छिलके की तरह।
जबकि तेज पंजों ने खोपड़ी को आधा फाड़ दिया था, जिससे खोपड़ी अंदर तक नजर आ रही थी। उसकी एक आंख आई सॉकेट से बाहर निकलकर लटक रही थी। यकीनन मैंने ऐसा आदमखोर कभी नहीं देखा था। बेचारे लड़के के पिता को देखकर मेरा दिल टूट सा गया, क्योंकि वह अपने इकलौते बेटे के पैरों पर गिरकर उसके अवशेषों को चूम रहा था और प्रतिशोध के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे होश में लाने के लिए हमने उसे जोर से हिलाया और उसे गंभीरता से बताया कि उसने जितना अधिक शोर मचाया और जितना अधिक समय उसने बर्बाद किया, उससे बाघ को गोली मारने की संभावना और कम होती गई। हम उसकी चीख को कम करने में सफल रहे। जिस बेर की झाड़ी के नीचे बच्चे का लाश पड़ा हुआ था, उस पेड़ पर मैंने अपना मचान खड़ा करने का फैसला किया। मैंने पिता और दोनों करुम्बा को बंगले में वापस भेज दिया और उन्हें अपना पोर्टेबल चारपाई मचान लाने का निर्देश दिया और उनके लौटने तक मैं अपनी सुरक्षा के लिए और एक शॉट लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। इनकेस अगर बाघ अचानक वहां आ जाता है तो दोनों करुम्बा 1 घंटे के भीतर मचान के साथ वापस लौट आए, जिसे उन्होंने 15 फीट से थोड़ी अधिक की सामान्य ऊंचाई पर पेड़ की निचली शाखाओं से बांध दिया था। और मैंने उन्हें पानी का बोतल, बंदूक, टॉर्च और कंबल लाने के लिए कहा था, जो वे लेकर भी आए थे। और दोपहर के तुरंत बाद मैं बाग का काम तमाम करने की उम्मीद में मचान पर जा चढ़ा। शाम हो गई और फिर रात भी हो गई। बाघ का कोई संकेत नहीं मिला। इसके बाद अचानक बारिश और तूफान आ गया, जैसा कि कभी कभी भारत में गर्मियों के मौसम में होता है। बिजली की चमक ने जंगल को दिन की तरह रोशन कर दिया था, जिससे नीचे बेर के पेड़ के नीचे लाश स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। फिर गड़गड़ाहट के साथ बिजली पहाड़ी से टकराई और मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन उसके पहले ओलों की तेज बौछार हुई। 1 मिनट के भीतर मैं पूरी तरह से भीग चुका था और जैसे जैसे बारिश होती रही, मेरी आंखों के सामने नदी आसपास की पहाड़ियों से बहने वाले पानी की वजह से भरने लगी। अब मुझे लगने लगा कि ये बर्दाश्त से बाहर है। यह भयावह स्थिति आधी रात के बाद तक जारी रही। जब बारिश हल्की ठंडी बूंदाबांदी में बदल गई, तभी एक भयानक ठंडी हवा आई जो नीलगिरी पर्वत से गीले जंगल की ओर बहने लगी। फिर फाइनली बूंदाबांदी भी बंद हो गई, लेकिन हवा का बहना जारी रहा। ऐसे में ठंड बर्दाश्त से बाहर होने लगा। इससे बेहतर तो यही होता कि मैं एक दर्जन आदमखोर का सामना करता और बंगले में लौट आता, लेकिन उफनती नदी के कारण यह असंभव था। पानी अपने साथ उखाड़े हुए पेड़ों के तने, टूटी हुई शाखाएं और सभी प्रकार के मलबे, जिनमें नदी के किनारे वर्षों से पड़े हुए मृत लकड़ियां भी शामिल थे, अपने साथ ले गया। घने अंधेरे में इस प्रचंड धारा को पार करने का प्रयास करना, डूबकर मृत्यु को आमंत्रित करना होता। मेरी कठिनाइयां और भी बढ़ गई। तेज ठंड, उचित नींद की कमी और मेरे आमतौर पर थकी हुई स्थिति मुझे मलेरिया अटैक के लिए प्रीडिस्पोज कर रही थी। हमले की शुरुआत दर्द के सामान्य रूप से हुआ, जिसके कारण मेरे दांत बजने लगे। इसके बाद 1 घंटे के भीतर तेज बुखार हो गया। शूटिंग और बाग में मेरी रुचि खत्म हो गई और उस कभी ना भूलने वाली रात का बाकी हिस्सा मैंने मचान से गिरे बिना कैसे बिताया, मुझे कभी पता नहीं चला। अगली सुबह मेरे करुम्बास के लौटने में 8 बज चुके थे और मैंने पाया कि मैं लगभग बेहोश था और अभी भी तेज बुखार में था। किसी तरह वे मुझे नदी पार करके बंगले तक ले गए, जहां मैंने अगले 48 घंटे बिस्तर पर मलेरिया की ठंड और बुखार के लगातार हमलों की चपेट में बिताए, जो तीसरे दिन ही कम हुआ। इस भयानक अनुभव के बाद के प्रभाव के रूप में मुझे निमोनिया कैसे नहीं हुआ, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं था। तीसरे दिन जब मैंने जीवन में थोड़ी अधिक रुचि लेनी शुरू की, तो मेरे लोगों ने मुझे बताया कि बाघ उग्र तूफान के दौरान या उसके बाद वापस आ गया था और अपना शिकार ले गया था, जब मैं पेड़ पर बीमार पड़ा हुआ था। इससे मुझे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने का एक अतिरिक्त कारण मिल गया, क्योंकि अगर मैं उस पेड़ से बेहोश होकर गिर जाता तो मैं आसानी से एक नया शिकार बन सकता था। मैंने अगले 2 दिनों में खुद को बुखार से पूरी तरह उबरने का मौका दिया, साथ ही एक नई मौत की खबर का भी इंतजार किया जो देर सवेर होने ही वाला था। तीसरा दिन मैंने 3 भैंसा चारे के रूप में खरीदने में बिताया, जिनमें से प्रत्येक को अन्नाई कुट्टी, सेगुर और मेहमन हल्ला में बांधा। अगली सुबह वे सभी जीवित थे, इसलिए अगले दिन मैंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। बाघ से आकस्मिक मुलाकात की उम्मीद में सुबह अन्नाई कुट्टी के आसपास के जंगल में घूमता रहा और कार से तिब्बकाडू तक चला गया और रात में वापस आ गया।
पिछले 3 सप्ताह से जो मैं दुर्भाग्य अनुभव कर रहा था वो अचानक बेहतरी की ओर बदल गया। उस सुबह बदलाव के लिए मैंने कुछ मील नीचे की ओर सेगुर नदी के मार्ग को फॉलो करने का निर्णय लिया। अपने करुम्बास के साथ सेगुर गांव जाते हुए मैंने कार को एक बड़े केले के बागान के पास छोड़ दिया और इस योजना को लागू करना शुरू कर दिया। मुश्किल से 1 मील नीचे की ओर एक दलदली क्षेत्र है जो बीते वर्षों में बाइसन का घर था और अभी भी यह जगह स्थानीय रूप से बाइसन दलदल के रूप में मशहूर है। इससे आधा मील आगे बांस के घने जंगल का एक बड़ा टुकड़ा धारा के दोनों किनारों को कवर करता है। ये बांस हमेशा से हाथी और सांभर का पसंदीदा अड्डा रहा है। बाघ कभी कभी पहाड़ियों से नीचे आते हैं और यहाँ गुजारते हैं। सुबह 8:30 बज रहे थे और हम सभी इन्हीं बांसों में घुसे हुए थे। तभी विपरीत किनारे से एक सांभर हिरण ने जोर से अलार्म कॉल दिया, जिसे बाकी झुंड ने दोहराया। करुम्बा और मैं इस स्थान पर नदी के किनारे सांभर की बढ़ती भीड़ के बीच जमीन पर लेट गए। सांभरों ने एक के बाद एक अपनी आवाजें दोहराई और यह स्पष्ट था कि किसी चीज ने उन्हें चिंतित कर दिया था। पहले तो मुझे लगा कि उन्होंने हमें देख लिया है, लेकिन मैंने इस विचार को इस एहसास के साथ खारिज कर दिया कि जो हवा बह रही थी वो सांभर की दिशा में नहीं, कोई भी अन्य इंसान इतनी सुनसान जगह पर नहीं होगा, वो भी आदमखोर द्वारा मचाए गए आतंक के बाद। हम लगभग 10 मिनट तक लेटे रहे। तभी नदी के तल में ढीले पत्थरों पर एक तेज आवाज के साथ एक सांभर हिरन, जिसके पीछे एक हिरनी भी थी, तेजी से भाग खड़ी हुई और उसी किनारे पर बांसों के बीच गायब हो गया जिसमें हम छुपे हुए थे। टेंशन से भरा यह पल बीतने के बाद हम में से किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया और फिर चुपचाप एक बाघ विपरीत बांस के झुरमुट से छुपकर बाहर निकला और तेजी से नदी के किनारे की तरफ बढ़ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के वह नदी में चला गया। और जब पानी उसकी छाती तक पहुंच गया तो वह वहीं रुक गया और अपने आप को चाटना शुरू कर दिया। मैंने सावधानी से छुपकर निशाना साधते हुए उसके बाएं कंधे के पीछे गोली चला दी। वह खांसते हुए कुर्राते हुए पीछे की ओर उछला और फिर मुझसे दूर और उस किनारे की ओर मुड़ कर लिया जहां से वह अभी आया था। छिपकर आगे की ओर भागते हुए मैं लगभग 40 गज आगे बढ़ गया, जहां से मैं उसके चेहरे के किनारे का एक केवल हिस्सा देख सकता था, बाकी पानी के नीचे डूबा हुआ था। यहाँ मैंने 15 मिनट तक इंतजार किया ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरा शॉट लगाया जा सके, लेकिन यह अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि बाघ मारा जा चुका था। फिर मैंने पगमार्क्स को मैच किया आदमखोर के पगमार्क्स से और इस प्रकार मुझे पता चल गया कि आखिरकार कई थका देने वाले प्रयासों और घोर असफलताओं के बाद मैंने सेगुर के आदमखोर को मार गिराया था। उसकी आदमखोर प्रवृत्ति का कारण यह भी स्पष्ट हो गया कि जानवर की केवल एक आंख थी। इस बाघ की खाल उतारते समय मुझे उस आंख के नुकसान के कारण की जांच करने में विशेष परेशानी हुई और जब बचे हुए अंग को चाकू से खोदा तो मुझे सॉकेट में एक बंदूक की गोली मिली। यह स्पष्ट कारण था कि जानवर आदमखोर क्यों बन गया था। किसी शिकारी ने मालाबार वायनाड की सुदूर शांत घाटी में जानवर के चेहरे पर गोली चलाई थी जो उसके आंख में लगी थी और उसे अंधा कर दिया था। हताश, दर्द में और अपने आंख की क्षति से परेशान बाघ के लिए अपने सामान्य शिकार का शिकार करना मुश्किल हो गया था और इसलिए उसने उस प्रजाति से बदला लिया जो उसकी आंख की क्षति के लिए जिम्मेदार था, यानी वह बन गया था एक आदमखोर। यह थी कहानी द मैन ईटर ऑफ सेगुर फ्रॉम द बुक ऑफ केनेथ एंडरसन, 9 मैन ईटर एंड 1 रोग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि टाइगर का हमला कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। थैंक यू सो मच गाइस।